और फोर्स ड्यू टू पेलोड क्या हो जाएगा, मास ऑफ पेलोड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब इसमें बैलेंस कर रहे हैं तो ग्रेविटी सारे में कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट कर दो। तो ग्रेविटी कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, ये इधर हो गया मास ऑफ बलून और प्लस मास ऑफ गैस और प्लस मास ऑफ पेलोड, है ना। तो एक्चुअली हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मास ऑफ पेलोड कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ पेलोड का फॉर्मूला क्या बन गया, अब यहाँ देखो एक्चुअली ये वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, इसको देखो हम लोग मास ऑफ एयर से रिप्लेस कर सकते हैं ये वाले टर्म को। यस सर। ये वाला टर्म सिंपली मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड है, एक्चुअली ये वॉल्यूम एयर का नहीं है पूरा, जितना डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो ये मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड है। चलो अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मास ऑफ पेलोड निकालना है हमको। तो पेलोड क्या आ गया, ये हो गया मास ऑफ एयर माइनस ये हो गया मास ऑफ बलून और प्लस मास ऑफ गैस। तो ये तो हमको इस फॉर्मूले में बस पुट करना है और पेलोड यहाँ से आ जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे देखो तीन चीज बराबर होंगे, क्या क्या बराबर होंगे, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा, तो वॉल्यूम एयर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ बलून होगा, होगा या नहीं, यस समझ, जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही तो एयर डिस्प्लेस हो रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बलून। तो ये अगर वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल हो गया, तो यही वॉल्यूम ऑफ बलून जितना होगा ये वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बलून का जितना वॉल्यूम होगा गैस भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, है ना। ये तीनों चीज सेम होंगे या नहीं होंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून और ये वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज तुम्हारा सेम होगा। और यहाँ से हम लोग, तुमको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर दिया रहेगा और तुमको बलून का जो है वो डायमेंशन दिया रहेगा, मतलब रेडियस दिया रहेगा। ठीक, और बलून को तुमको स्पेरिकल कंसिडर करना है, यहाँ पे बलून जो है एक स्पेयर की तरह कंसिडर करना है। तो वहां से उसका वॉल्यूम ऑफ बलून अगर निकाल लिए तुम लोग, ठीक है, 4/3 पाई क्यूब जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ बलून आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ बलून जितना होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड अगर आ गया, उसको अगर डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ एयर आ जाएगा या नहीं। यस सर। ठीक है, तो वहां से मास ऑफ एयर निकाल लोगे। मास ऑफ बलून डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, कि कितने केजी का बलून है वो दिया रहेगा। तीसरा चीज निकालना है यहाँ पे मास ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस निकालने के लिए तुमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। मास ऑफ गैस निकालना है तो उसके लिए तुमको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना होगा, दैट इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी इनटू मोलर मास ऑफ गैस। ये हो जाएगा मास ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है पीवी बाय आरटी, और यहाँ पे मोल्स किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास। तो यहाँ से मास ऑफ गैस आ गया। तुमको वहां का प्रेशर दिया रहेगा, सारा चीज दिया रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीज तुमको दिया रहेगा, है ना। वॉल्यूम वॉल्यूम तो यहीं से मिल जाएगा तुमको। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ बलून आया वही वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। तुमको प्रेशर मेंशन किया हुआ होगा और टेम्परेचर दिया होगा, आर का वैल्यू तो पता ही है। और गैस, जो भी गैस भरा हुआ होगा उसमें हीलियम होगा या आर्गन गैस होगा, जो भी गैस होगा। तो अगर गैस तुमको पता है तो मोलर मास निकाल सकते हो वहां से, है ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर दिया हुआ है तो हम लोग मोलर मास ऑफ गैस निकाल सकते हैं, सॉरी मास ऑफ गैस निकाल सकते हैं या नहीं, यहाँ से यस कर सर। सकते हैं। चलो तो सारा टर्म यहाँ पता चल गया। मास ऑफ एयर भी कैलकुलेट हो जाएगा, मास ऑफ बलून दिया रहेगा क्वेश्चन में, मास ऑफ गैस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। बस ये ध्यान रखना ये तीनों चीज इक्वल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बलून अगर तुमको निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस मिल जाएगा और वॉल्यूम ऑफ गैस भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूले में बस पुट करना है तुमको, सारा वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करके उसके बाद इसमें पुट कर देना, तो मास ऑफ पेलोड आ जाएगा। क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट सॉल्व करना, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना। उसमें है, क्वेश्चन है
calculate the payload when a balloon, ठीक है, कैलकुलेशन एरर मत करना, कैलकुलेशन अच्छे से करना। when a balloon of radius 10 meter, mass equal to 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये निकालना है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन तुमको डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है इज इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और आर का वैल्यू तो तुम लोगों को पता ही है, आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, आर का डायरेक्टली यहाँ बार के फॉर्म में भी दिया हुआ है आर का वैल्यू। ठीक है, प्रेशर अगर बार में लोगे तो एटीएम और बार में वैसे तो रिलेशन तुम लोग को बता दिए हैं, वो कन्वर्ट खुद से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर ये यूज करना है बार डेसीमीटर क्यूब, देखो 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल होता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये पर मोल केल्विन। तो ये बताया है ना 1 लीटर इक्वल टू, वो तो कन्वर्जन में बताए ही थे, है ना। चलो करो जल्दी फटाक से। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। हेलो, लिख लिए ना क्वेश्चन? यस। चलो करो जल्दी। कैलकुलेशन अच्छे से करना है, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा।
हो गया। 3912 है क्या? 3812 केजी। 812 नहीं है, 807.6 है। 3807.6 यस। चेक कर लो कैलकुलेशन कहीं आया। तुम लोग का आया, किसी और का? होगा या नहीं तुम लोगों से? होगा सर, 2 मिनट। सिंपल है, जैसे बताए हैं उसमें कुछ करना ही नहीं है, सारा फॉर्मूला पता ही है तुम लोगों को, पुट करना है बस। कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेंदी, और क्या। सर 8000 समथिंग आ रहा है। 8000? हाँ नहीं, अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना घर पे। ये है 3807। ठीक है, पेलोड है 3807.6 kg, है ना। चेक कर लेना एक बार तुम लोग, ठीक है। बस बन जाएगा ना, बस फॉर्मूले में पुट करना है, बाकी सारा डेटा तो दिया हुआ ही है ना। एक बार ट्राई कर लेना घर पे कैलकुलेशन, सर, सॉल्व कर ठीक है। दीजिए तो नहीं। सॉल्व क्या करना है इसमें, कौन से पार्ट में दिक्कत है बताओ। सॉल्व करेंगे, वो कैलकुलेशन उतना थोड़ी करने जाएंगे हम। करो कैलकुलेशन, तुम लोग खुद ही करोगे। कौन सा कोई वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रहा है तो बताओ, वो बता देंगे वो पार्ट। नहीं सर, बस देखना था कहाँ पे गलती हुआ है। तो वो अब कैलकुलेशन, अब वो खुद चेक करो, ठीक। कोई वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जैसे पेलोड में मास ऑफ एयर या मास ऑफ बलून, ये सब तो दिया हुआ है डायरेक्टली। मास ऑफ गैस निकालना है तो तुमको प्रेशर दिया हुआ ही है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकाल ही लोगे। वॉल्यूम कहाँ से आ जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो वॉल्यूम ऑफ बलून के ही बराबर हो जाएगा, तो वही ले लोगे वैल्यू। यूनिट का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। कौन से यूनिट में आर का वैल्यू कौन से यूनिट में है, और जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो हम कौन से यूनिट में है, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। प्रेशर भी जो हम लोग पुट कर रहे हैं, प्रेशर का भी यूनिट सेम होना चाहिए जिस यूनिट में आर है। समझ में आ रहा है ना। तो प्रेशर का वैल्यू अगर बार में पुट कर रहे हो, और वॉल्यूम अगर ये अगर ये वाला आर का ये वाला वैल्यू यूज करना है, तो तुम्हारा प्रेशर बार में होना चाहिए और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए या फिर लीटर में होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब और 1 DM क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, ये दोनों बराबर है। तो या तो डेसीमीटर में रखो या फिर
लीटर में रखो, दोनों सेम चीज है ना। तो यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ये हो जाता है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, ये आंसर है पेलोड का 3807.6। तो जो अप्रोक्सीमेशन लिए होगे थोड़ा बहुत, तो इसी के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा ना। बस वो उससे दो, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। बस उसमें ध्यान देना, यूनिट का थोड़ा सा दिक्कत होता है, यूनिट का। और ठीक है ना, कर लोगे? बोलो हाँ या नहीं जल्दी। यस। चलो कर लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है। ये बोला कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये बोला कि अगर दो गैसेस, ठीक है, किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस अगर मिक्स हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसका सबसे पहला कंडीशन डाल्टन्स लॉ का यही है कि जो गैसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिएक्ट अगर कर जाएंगे तो फिर हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट स्टेट्स दैट at a given temperature, ठीक है, the total pressure exerted by two or more non-reacting gases, sorry, two or more non-reacting gases occupying a definite volume is equal to the sum of partial pressures of the component gases। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है, दो या दो से ज्यादा अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस किसी कंटेनर में ले लोगे, है ना, किसी कंटेनर में अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगे, तो उनका जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा ना, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है, मान लो ये, और वॉल्यूम डेफिनेट होना चाहिए। तो जैसे ये कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, क्योंकि ओपन रखोगे तो ऑब्वियसली वो गैसेस तो निकल जाएगा बाहर। तो क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मान लेते हैं हम लोग तीन गैसेस हैं, ए बी और सी, तीन नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ये सब आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोला गया कि इस कंटेनर में अगर तीन गैसेस हैं अवेलेबल, तो इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा ना यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द component gases। तो that will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C। तो ये टोटल प्रेशर जो है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होगा ऑफ कंपोनेंट गैसेस। तो जितने भी गैसेस होंगे उसमें, उन सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम करोगे, तो वही सम करने पे हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, है ना। तो अब इस चीज को एक्चुअली प्रूव कैसे किया गया, ठीक है, तो प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है। जैसे मान लो अगर तीन गैसेस यहाँ पे हैं, ठीक है, तीन गैसेस अगर हैं तो ऑब्वियसली तीनों गैसेस का कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मोल्स होगा ना, क्योंकि गैस अगर फिल्ड है, कुछ ना कुछ सर्टेन मास होगा, उसका मोल्स होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, एन टोटल, मतलब टोटल अगर मोल्स तुमसे पूछा जाए इस कंटेनर में कितना होगा, तो डेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन टोटल को एन टी से डिनोट करते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है, टोटल एन टी। तो डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है या नहीं सबको? यस सर। आ रहा है सर। चल चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स, आइडियल गैस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी, आरटी। है ना? तो यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ ए का हम लोग मोल्स निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूले में जो प्रेशर पुट करोगे वो पार्शियल प्रेशर सिर्फ ए का आना चाहिए, ठीक है? और वॉल्यूम तो सारे गैसेस के लिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही होगा अगर आइडियल गैस है तो। तीनों गैसेस के लिए अगर मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम वी है तो तीनों गैसेस के लिए वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा बाय आर, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो गया? सिर्फ प्रेशर जो लेना है तुमको वो ए के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ए लोगे। उसी तरह बी के लिए निकालना है तो पार्शियल प्रेशर बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। और ये एन टोटल अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एन टोटल क्या आ जाएगा? एन टोटल का हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एन टोटल की जगह क्या पुट करोगे? तो यहाँ जो प्रेशर लेना है ये क्या लेना है हमको? टोटल प्रेशर लेना होगा, क्योंकि जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं तो प्रेशर भी क्या लेना होगा हमको? टोटल प्रेशर लेना होगा, है ना? और वॉल्यूम तो वही सारे के लिए सेम है बाय आर इंटू टी। तो बस यही सारा वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे एन टी की जगह पी टी वी बाय आर टी सब्स्टिट्यूट करोगे, एन ए की जगह पी ए इंटू वी बाय आर टी, एन बी की जगह पी बी इंटू वी बाय आर टी, और प्लस ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाय आर टी। ठीक है, यहाँ वी बाय आर टी सब में कॉमन आ गया तो सिंपली यहाँ से आ गया पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी। तो यही चीज प्रूव हो गया। यही चीज है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का प्रूफ। हाँ बोलो, क्या चीज? स्क्रीन ऊपर करें? ये क्या देखना क्या है तुमको? तो ये तो है, तो ये डेफिनेशन बाद में लिख लेना ना, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, अभी देखो बस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया ना? तो ये प्रूफ हो गया डाल्टन्स लॉ। स्कूल एग्जाम में अगर बोला जाए तो ऐसे यहाँ पे बस लिख देना, स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, ठीक है? कि यहाँ एन टी, एन ए और एन बी और एन सी ये क्या डिनोट कर रहा है? तो लिखोगे क्या? एन ए, एन बी एंड एन सी रिप्रेजेंट्स द number of moles of A, B and C respectively, where NT represents the total number of moles। ठीक है, ये सारा स्पेसिफाई करना होगा, थोड़ा सा वर्ड में भी लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद सिंपली ये पुट कर दोगे, ऐसे प्रूफ हो गया। यहाँ पे एक्चुअली एक और चीज आता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं एनटी का एक्सप्रेशन क्या आया था ना? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या था? पीटी, मतलब टोटल प्रेशर बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाय आर इनटू टी, और यहाँ से एन ए क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वी बाय आर इंटू टी। अब इन दोनों का अगर रेशियो लोगे एन ए बाय एन टी, है ना? नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनका रेशियो अगर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो ये क्या हो गया? पी ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पार्शियल प्रेशर टोटल, सॉरी टोटल प्रेशर आ जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे देखो तो इस रेशियो को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस रेशियो को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? ये वाला जो यस सर। फ्रैक्शन है इसी को तो हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस चीज को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से रिप्लेस कर दिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एक जनरलाइज करके कि किसी भी गैस का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
उस गैस में एक्स ए का कितना मोल फ्रैक्शन है और इनटू क्या कर देंगे हम लोग, टोटल प्रेशर से इनटू कर देंगे, तो ये आ गया। इसी तरह अगर हमको बी का लिखना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू मल्टीप्लाई किससे करना होगा हमको, टोटल प्रेशर। इसी तरह सी का निकालना है, पार्शियल प्रेशर सी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। बात समझ में आया? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि उस गैस का अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली उसका पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का और उसका मोल फ्रैक्शन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपस में। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो किसकी वजह से बढ़ रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे इसको देखोगे बहुत जगह इस फॉर्म में भी ऐसे भी लिखा रहता है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को तुम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए का लिख रहे हैं तो एन ए बाय, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, तो एन ए बाय एन बी प्लस एन सी, ये टोटल आ गया, यही तो है मोल फ्रैक्शन, है ना, और इनटू टोटल प्रेशर। इसको मास के फॉर्म में भी कर सकते हो, तो मास को पहले मोल्स में बदलो फिर उसमें पुट करो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो वो सारा चीज मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कर चुके हो तुम। मोल्स को कैसे मास में बदलते हैं, मास को कैसे मोल्स में बदलते हैं, वो सब बहुत अच्छे से आता है तुम लोगों को। आता है ना, या बताना होगा? क्लियर है? तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सॉरी। कोई डाउट है इसमें किसी को, डाल्टन्स लॉ पे? अभी क्वेश्चन देते हैं एक दो, पहले बताओ इसमें कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। हेलो, बोलो जल्दी। यस सर, डाउट। नहीं है, चलो। इसमें देखना एक टर्म आता है, जैसे वाटर, जैसे तुम लोग पढ़े होगे, एक्सपेरिमेंट अगर किए होगे, तो उसमें क्या होता है, किसी भी गैस को जब, या कोई भी रिएक्शन होता है, तो उसमें गैस का जो इवोल्यूशन होता है, तो उसमें देखोगे गैस जो होता है ना, वो जनरली कलेक्ट होता है वाटर के ऊपर। मतलब हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से वो गैस का कलेक्शन होता है। जैसे मान लो ये है, जैसे इस टाइप का सेटअप है ना, यहाँ पे हम लोग इसमें वाटर लिए हैं, और इसमें अगर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब अगर दे दो, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाले हैं, तो यहाँ पे जो गैस होगा ना ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली इस वाटर के सरफेस पे, अगर ये ओपन कंटेनर है, तो वाटर के सरफेस पे क्या हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं ऊपर से? यस सर। वजह से ये अगर फाइन टेस्ट ट्यूब लोगे, बहुत ही पतला टेस्ट ट्यूब लोगे, तो उसमें देखोगे वाटर लेवल राइज होता है धीरे धीरे, है ना, पूरा राइज नहीं होता है, धीरे धीरे वाटर लेवल राइज होता है। तो वो कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, कि एक छोटे से ट्यूब में वाटर जो राइज हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे गैस होगा, कोई भी गैस यहाँ पे अगर है, ठीक है, तो ये गैस गैस जो है, ये क्या होगा, मॉइस्ट गैस होगा या ड्राई गैस होगा, बताओ पूरी तरह से। सर ड्राई गैस होना चाहिए। वाटर के ऊपर कलेक्शन हो रहा है तो ड्राई गैस कैसे होगा? ठीक है, वाटर के ऊपर कोई भी गैस अगर कलेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी मिक्स होता है, ठीक है ना, तो वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा। तो ये गैस जो है पूरा तरह से क्या होगा, ये मोइस्ट गैस है। तो मोइस्ट गैस है मतलब इसमें प्योरली हम लोग बोल सकते हैं कि प्योर गैस नहीं होगा, है ना, मतलब सिंपली सारा अमाउंट जो होगा वो गैस का नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है गैस प्लस
क्या मिक्स है? अगर वाटर के ऊपर वो कलेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली गैस तो होगा ही, बट उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी मिक्स होगा। अगर वो मॉइस्ट है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर की बात करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रेशर ड्राई गैस का निकालना अगर होगा तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ जो प्रेशर मॉइस्ट गैस का होगा उसमें हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। बात समझ में आ रहा है? तो ये ड्राई गैस का प्रेशर अगर निकालना हो तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर में हमको वाटर वेपर के प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसको जनरली हम लोग ये जो वाटर वेपर का प्रेशर जो होता है ना, इसको जनरली एक टर्म बोला जाता है, एक्वस टेंशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है। तो द प्रेशर exerted by water vapor is constant with water at a particular temperature। ठीक है, तो फिक्स टेम्परेचर पे जो होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसी को बोला जाता है सॉरी पर्टिकुलर दो बार हो गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख रहे हैं। और इसी प्रेशर को बोला जाता है, एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक्वस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत जगह देखोगे तो वो एक्वस टेंशन दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अगर निकालना है तुमको तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन ऑफ, एक्वस टेंशन को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यही वाला प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को ही एक्वस टेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यूज होता है, बहुत जगह देखना ये क्वेश्चन में यूज होता है, तो इसलिए बता दिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देख लो एक बार, इसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं। है क्या? नो सर। चल, तो यहाँ तक अगर हो गया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आगे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है एन ओपन वेसल, ठीक है अच्छे से करना है इसको, एट 27 डिग्री सेल्सियस is heated until 3/5 of the air in it has been expelled। ठीक है, assuming that the volume of the vessel remains constant, find। पहला पॉइंट, पहला जो है find the temperature at which the vessel was heated। The second part निकालना है, the air escaped out if vessel is heated to 900 Kelvin।
और तीसरा है टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर एस्केप्स आउट। चलो करो आराम से, टाइम है 10 मिनट। बना रहे हो या नहीं तुम लोग? यस सर आ गया। सो सेल्सियस में देना है, केल्विन में देना? हेलो सर। क्या चीज? सर बोलो। बोले जल्दी। हेलो, उसका नेटवर्क कौन बोल इशू। रहा था? रवि बोल रहा था। आंसर को बाकी लोग का नहीं आया है कुछ? सर आ तुम गया। लोग बैठ कर सिर्फ झक मार रहे हो लगता है। बनाओ, आसान क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या किसका आया आंसर बताओ। सो गए क्या यार तुम लोग? नहीं हेलो, सर, तुम मैच देखने चले गए? स्क्रीन के सामने ही है।
स्क्रीन के सामने तो रहते ही हो, बट काम तो कुछ और होता है ना। So बोलो पहले वाले का क्या है, आंसर आया किसी का? yes, this is 207 degrees Celsius. केल्विन में बताओ। So Kelvin is a 480. 480 ना, 480 तो नहीं है, तो बहुत ही कम आ रहा है। और ट्राई करो एक बार। So लास्ट वाले का 450 है। लास्ट वाले का 450 क्या केल्विन? Yes sir. नहीं नहीं, 600 है लास्ट वाले का। आया किसी का यार? और कोई तो आंसर दे ही नहीं रहा है। अगर मैच देखने चले गए सब लोग, सर बना नहीं रहे हो। ज्यादा आंसर हाँ, आ ही नहीं रहा उतना बड़ा आंसर। मेरा भी 520 के अराउंड आ रहा है आंसर। 520 के राउंड आ रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? कौन सा लॉ यहाँ पे लगेगा बताओ? क्या क्या चीज कांस्टेंट अज्यूम की हो, पहले ये बताओ। So V is directly proportional to temperature. ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन पढ़े हो गए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होने वाला है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्या? कि No. नंबर ऑफ ओपन वेसल है तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल रहा है बाहर, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सिंपली वेरी हो ही रहा है। एन वेरिएबल है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि हीट किया जा रहा है तो टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ दो चीज वेरिएबल हमको मिल गया, एक टेम्परेचर वेरी कर रहा है और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर रहा है। और बाकी देखते हैं। प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है? प्रेशर कांस्टेंट ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओपन वेसल है। ओपन वेसल में हमेशा जो ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वही तो लग रहा होगा ना सारे केसेस में। Yes sir. तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ओपन वेसल है तो प्रेशर कांस्टेंट। दूसरा चीज यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है कि वॉल्यूम तुमको कांस्टेंट अज्यूम करना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों कांस्टेंट है, और आर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो वेरी यहाँ पे क्या क्या कर रहा है? तो अगर इक्वेशन देखोगे पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें हमारा कांस्टेंट क्या क्या मिल गया? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो वेरी क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर अगर वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा? N1T1 इक्वल टू N2T2 होगा, Yes sir. ये तो होगा ना। तो बस No. यही यूज करना है। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब पहला वाला हम बता रहे हैं, बाकी सारा बनाना तो मिलो फटाफट। फर्स्ट वाले केस में क्या बोला गया देखो तो ऐसा टेम्परेचर तुमको निकालना है जिस, अच्छा पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया, तो T1 हमारा जो हो गया वो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन हो गया। हमको T2 निकालना है ना। और N1 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना था, उसको N एज्यूम करते हैं, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं N था। N2 तो मतलब इस T2 टेम्परेचर पे हीट किया गया, तो बोला कि 3/5 एयर जो है उससे निकल गया, 3/5 ऑफ द एयर जो है उससे बाहर निकल गया। तो बचा हुआ कितना रहेगा? अगर 3/5 ऑफ एयर निकल गया उससे बाहर, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा बताओ? तो कैसे निकालोगे? N माइनस 3/5 ऑफ N होगा बचा हुआ।
बोलो। हेलो। यस सर। तो यहाँ से क्या हो गया, तो n-3/5 ऑफ n अगर कर दोगे तो ये 2n/5, मतलब 2n/5 इसका मोल्स जो है एयर का ये बचा हुआ है। तो अब नहीं कर लोगे, अब ये फॉर्मूले में पुट करना है n1t1 = n2t2, यहाँ से t2 निकालना है सिर्फ। होगा या नहीं? यस सर। चलो अब करो, तीनों पार्ट करो जल्दी फटाफट। अभी भी नहीं आया तुम लोगों का? सर एक सेकेंड। अरे अब क्या इतना टाइम लगा रहे हो? पहले वाले का तो आंसर बताओ एटलीस्ट। फर्स्ट वाले को 750 सर। 750। हाँ 750 केल्विन। चलो दूसरे का बताओ। देखो इतना टाइम लगाओगे तब तो हो गया, सारा चीज तो बता ही दिए हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हो। 2/3 मोल ऑफ गैस। मोल्स एस्केप्ड आउट पूछा गया है, तो इस फॉर्मूले से जो निकालोगे ना N2 का वैल्यू जो आएगा तुम्हारा, तो मोल्स बचा हुआ आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मोल्स यस एस्केप्ड आउट कैसे निकालोगे? जितना इनिशियल था और जितना बचा हुआ है उन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो जितना बाहर निकला है वो पता चल जाएगा। कितना भागा है बाहर? 2/3 2/3 ऑफ द इनिशियल। चलो और बताओ, तीसरा वाला बताओ जल्दी। सर 600 केल्विन। सो हाँ 600, ये तो कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, यस क्योंकि अगर टेम्परेचर हाफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मोल्स भी हाफ हो जाएगा। तो अगर हाफ ऑफ द एयर निकल गया बाहर तो आधा ही बचा ना, तो ऑब्वियसली वो डबल टेम्परेचर पे होगा। तो टेम्परेचर दुगना करेंगे तभी तो वो आधा एयर बाहर निकलेगा, आधा बचा हुआ रहेगा, है ना? यस कर सर। भी सकते हो ऐसा, सिंपली यही फॉर्मूला यूज होगा N1। समझ में आया कि नहीं बाकी लोगों को? बताओ जल्दी। आया सर। कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? आ गया सर, समझ में आ गया। अब बाकी लोग ये सब किसी को पूछना है तो बताओ, कोई भी 1 2 या 3 में कोई भी डाउट है तो।
सर सेकंड वाला सेकंड वाले में। हाँ तो बोलो ना, तो बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सेकंड वाले में पूछा गया कि एयर कितना एस्केप होगा, ठीक है। तो अगर निकालना है एयर कितना एस्केप होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो क्या क्या वैल्यूज दिए गए हमको। तो इनिशियली वो 300 केल्विन पे था T1, ये सेकंड वाला बता रहा है, ठीक है। और T2 क्या है, 900 केल्विन, है ना। और N1 हम एज्यूम करते हैं ये N, और N2 हम निकाल रहे हैं, N2 निकालना है हमको। तो N2 यहाँ जो निकलेगा वो कितना बचा हुआ है हमको निकालना है, कितना बाहर निकला है। तो पहले निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला पुट करोगे N1 T1 इक्वल टू N2 T2। तो N1 का वैल्यू है N और T1 है 300 और N2 निकालना है और T2 है 900। तो N2 का वैल्यू क्या हो गया, 1/3 N। तो 1/3 N अगर बचा हुआ है तो बाहर कितना निकला होगा, 2/3। 2/3। तो वही करना है उसमें, समझ में आया। यस सर। और क्या है बताओ। और है कुछ, नो सर। चलो सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। यस सर। चलो चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। आगे तुम लोग का बैच मर्ज करना है तो बहुत आगे तुम लोग को नहीं पढ़ाना है अभी, सो ठीक है। ऑफलाइन कब से हो रहे हैं? कब से हो रहा है, अभी गाइडलाइन आया नहीं है ना, अभी अक्टूबर 15 के बाद ही कुछ, वो तो स्टेट के ऊपर बोल दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा पूजा के बाद ही जाएगा, ठीक है। दुर्गा पूजा से पहले खुलने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। स्कूल की तरफ से कोई अभी कैसे बोल सकता हूँ, अक्टूबर 15 के बाद ओबियस स्टेट के ऊपर है डिसीजन। तो देखो क्या डिसीजन आता है, कुछ वो तो चल ही रहा है इतने दिन से। यस सर। कल मोस्ट टेस्ट से कल टेस्ट के पेपर में से इससे क्वेश्चन आएगा, इससे मतलब आपने क्वेश्चन दिया सर? गैसेस स्टेट था तुम लोग के सिलेबस में तो नहीं था ना, नहीं वो तो सर। मिला, तो नहीं था तो नहीं आएगा फिर, जो यस सिलेबस मिला है उसी चैप्टर से है। चलो ठीक है, जाओ देखो सर, तुम लोग एडवांस के मैच देखो। पेपर था तो उसमें से इसी टाइप रहता है सर, और भी ज्यादा टफ रहता। एडवांस का पेपर है तो टफ तो रहेगा ही पेपर। यस एडवांस का पेपर तो ऐसे तो फालतू में तो लेता नहीं है, इस बार का एडवांस का पेपर देख लेना, ठीक है। एडवांस का पेपर रहेगा तो लेवल तो रहेगा पेपर का, यस देख के देखो एक बार, ठीक है, पता चल जाएगा अपने। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें, बोलो। हेलो, चलो फिर आगे यहाँ तक करो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या थैंक हम यू सब सर। अपडेट, थैंक यू ठीक है। चलो थैंक यू सर। चलो थैंक यू।